नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी। चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी रण में हर कोई जोर आजमाइश में लगा है, मगर लोकतंत्र की महाभारत में स्कूलों की तानाशाही का मुद्दा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा है। निजी स्कूलों में हो रही फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक आर पार की लड़ाई के मूड में उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि यूपी सरकार फीस रेगुलेटरी एक्ट बना चुकी है, मगर एक्ट को सही तरीके से लागू नहीं कराया। इसका खामियाजा बच्चों के अभिभावकों को हो रहा है। स्कूल फीस को लेकर मनमानी की जा रही है। लोगों का मानना है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने ही इस मुद्दे पर लोगों का सहयोग नहीं किया। मगर अब लड़ाई ऐसी स्थिति में आ गई है कि लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यानी वोट होगा, मगर बटन नोटा का होगा। इसमें साफ है कि इससे पूरा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी एमपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नोटा के कारण बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब लोकसभा में नोटा सरकार का खेल बिगाड़ सकता है। इसके बाद कुछ सवाल हैं जो उठने लाजमी है। सवाल तो बनता है, पहला सवाल तो ये कि क्या अभिभावकों के नोटा से बीजेपी को होगा नुकसान। दूसरा सवाल भी बनता है, क्या नोटा से कटेंगे बीजेपी और कांग्रेस के वोट। दोनों के लिए ये घंटी खतरे की है। क्या वोट की ताकत से कम होगी स्कूल की फीस। अभिभावकों के बहिष्कार का सरकार पर क्या पड़ेगा असर। स्कूलों की मनमानी पर सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है लगाम। सरकार के फीस रेगुलेटरी बिल को क्यों नहीं मान रही है स्कूलों की मनमानी पर सरकार का लचीला रुख क्यों है, ये सवाल बनते हैं। तो ये सवाल तो बनता है। ये सवाल हम मेहमानों से जरूर पूछेंगे। सवाल बनते हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं चुनाव बहिष्कार और वोट फॉर नोटा को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। जरा सुनिए आप। किसी हद तक उन अभिभावकों के साथ मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी अभिभावक हूं, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर इसको रेगुलाइज नहीं किया जाता है तो बिल्कुल नोटा का प्रयोग करना चाहिए सभी अभिभावकों को, क्योंकि जब तक सरकार नकेल नहीं कसेगी, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक रेगुलेशन में नहीं आ पाएगा। तो सरकार ने रेगुलेटरी बिल बना दिया ताकि फीस बढ़ोतरी ना हो। इस बिल के जरिए क्या फायदा होता है, क्या है यूपी फीस रेगुलेटरी बिल, जरा आप अब ये समझ लीजिए। एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। स्कूल हर साल 7-8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। इस बिल के अनुसार 12वीं तक एक ही बार एडमिशन फीस ली जा सकती है। बार बार नहीं होगा कि आप बार बार फीस ले। इसके अलावा बिल के तहत विद्यालय के शुल्क लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कोई भी स्कूल सिर्फ 4 तरह से ही शुल्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह दीजिए कि हमने इसके लिए ये शुल्क लिया है, ये फीस ली है, फीस बढ़ोतरी की है। ऐसा नहीं होगा। कोई भी स्कूल सिर्फ 4 तरह से ही शुल्क ले सकेंगे। विवरण पुस्तिका शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क और संयुक्त वार्षिक शुल्क शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें, वाहन, हॉस्टल, भ्रमण और कैंटीन की सुविधा देने पर शुल्क लिया जाएगा। अगर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं तो फीस ठीक है, जायज है। हर तरह के शुल्क की रसीद देना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप रसीद मांगे और वो कहें कि हमारे पास नहीं है। अगर बढ़ाई है तो रसीद देना अनिवार्य होगा। नियम के दायरे में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जुड़े विद्यालय भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोई भी स्कूल बच्चों की ड्रेस में 5 साल तक बदलाव नहीं कर सकता है। ये नहीं कि हर साल ड्रेस बदल रही है, अभिभावक परेशान हो रहे हैं। यूनिफॉर्म से जुड़े जूते मोजे किसी दुकान से लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको इसी दुकान से लेना है। ये है रेगुलेटरी बिल यूपी का। तो इस बार इस मुद्दे को हम इसलिए उठा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि चुनाव के पहले ये फीस कहां से आ गई। ये फीस कई सालों से लोग परेशान हो रहे हैं, इसीलिए इस बार ये ऐलान किया है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम बटन तो दबाएंगे लेकिन नोटा का दबाएंगे।
नोटा ना होता तो बीजेपी होती। दरअसल नुकसान कितना बीजेपी को हुआ है, एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। हम आपको बताते हैं नोटा का बटन जब जब दबाया गया है कितना नुकसान हुआ है बीजेपी को। एमपी विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीट पर नोटा ने खेल बिगाड़ दिया। नारायण कुशवाहा 121 वोटों के अंतर से हारे, जबकि नोटा पर 1550 वोट पड़े। जयंत मलैया कद्दावर नेता मंत्री रहे, सिर्फ 799 वोटों से हारे थे, जबकि नोटा को 1299 वोट मिले थे, यानी मंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। नोटा का खतरा कितना है जरा आप देख लीजिए। शरद जैन महज 578 वोटों से हारे थे, जबकि नोटा का 1209 वोट पड़े थे। अर्चना चिटनिस जो मंत्री रही हैं 5120 वोटों से चुनाव हारी थी, जबकि नोटा पर 5700 वोट पड़े थे। नारायण सिंह पवार, जी हां, वो भी नोटा का शिकार हो गए, उन्हें नोटा की चोट पड़ी। 826 वोट से हार गए थे, जबकि नोटा पर 1481 वोट पड़े थे। अंतर सिंह देवी सिंह पटेल 932 वोटों से हारे, जबकि नोटा को 2485 लोगों ने चुना। तो आप समझ गए होंगे कि ये नोटा किस तरीके से सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या वाकई है? ये सवाल हम हमारे मेहमान से पूछेंगे। तो इस बार मुद्दा आपसे जुड़ा है, आपके बच्चों से जुड़ा है। अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान इसीलिए होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि कम से कम सरकार जागे। इस बार उन्होंने तय किया है कि वो वोट तो डालेंगे लेकिन बटन नोटा का दबाएंगे। तो नोटा के डर से क्या कुछ फीस में बदलाव होगा या फिर जो फीस बढ़ रही है वो रुक जाएगी? स्कूलों की मनमानी थमेगी कि नहीं, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वकील मनीष राघव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपको बता दें कि इसी के साथ बीजेपी से जुड़ा ये मुद्दा है, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जयप्रकाश पांडे जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ सपा नेता फखरुल हसन चांद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल बीजेपी से ही करना चाहूंगी मैं। जयप्रकाश पांडे जी, एमपी छत्तीसगढ़ में नोटा का बटन दबा, कितनी चोट लगी? आपके मंत्री मुंह की खाके हार गए। अब क्या लगता है, आप लोग अगर इस रेगुलेटरी बिल को ठीक से लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा अगर लोगों ने नोटा दबाया तो? जी, जो भी स्व-वित्त पोषित यानी प्राइवेट स्कूल हैं उनका सरकार जो है निश्चित अभिभावकों के हित में एक नियंत्रण नियमन करे। और दूसरा नोटा, तो नोटा तो हम लोकतंत्र के दृष्टि से ही बड़ा अशुभ है। पार्टी की बात नहीं है कि हमारी रहेगी, सपा आए या कांग्रेस आए, क्योंकि नोटा का मतलब उस आदमी को लोकतंत्र की व्यवस्था में ही यकीन नहीं है। और बाबा साहब संविधान रचना के समय एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहे थे, अशुभ नहीं है, अगर आप हमसे असहमत हैं तो जनता में जाइए, वोट ले आइए, सरकार बना लीजिए, संविधान बदल लीजिए। पहले यही था कि आप इनको नहीं तो इनको चुनिए। अब नोटा ये कोई अशुभ नहीं है, ये सही है, सबक सिखाने वाला बटन है सबके लिए। डर लग रहा है क्या आपको? लेकिन एक कैंपेन चलाना, रजनी जी सुनिए, नहीं मुझे डर लगने का सवाल ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के समय अगर कोई कैंपेन चलाई जा रही है कि हम इसका इस तरह यूज करेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और निहित स्वार्थी तत्व ये कर रहे हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। अगर अभिभावक गण को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो फीस पिछली साल अप्रैल 18 में योगी सरकार ने लाया था बिल, जिसमें तमाम प्रावधान आप बताई हैं कि एनुअल फीस में वृद्धि परसेंटेज फिक्स है और ड्रेस भी 5 साल के पहले नहीं हो सकता है, तो और उसमें कुछ जो फीस का हिस्सा सेकेंडरी वाला है जिसमें आप अगर कैंटीन का यूज नहीं करते या आप हमें ये मत बताइए, ये हम बता रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, ये मत बताइए। आप ये बताइए, ये मनमानी जो होती है लगाम क्यों नहीं लग पाती है? क्यों आपकी सरकार में ऐसी नौबत आ गई कि अभिभावक कह रहे हैं कि हम नोटा का बटन दबाएंगे? सवाल का जवाब सोचिए, तब तक हमारे जो दूसरे मेहमान उनसे भी बात कर ले। हमारे साथ सपा नेता फखरुल हसन चांद जी, आप सुन रहे थे, लोकतंत्र के लिए नोटा अशुभ है, क्या आप भी यही मानते हैं या फिर बिल्कुल सही है, सबक सिखाने के लिए सरकार को? देखिए, नोटा का सही है या गलत है, इस पे अलग अलग मत हो सकते हैं।
मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि नोटा का प्रयोग जो है सत्ता के खिलाफ होना चाहिए और जनता को सत्ताधारी पार्टी को सबक सिखाना चाहिए और दूसरे को मौका देना चाहिए। लेकिन ठीक है, मत दूसरों के अलग भी हो सकते हैं। नहीं, आपने कहा सत्ता के खिलाफ होना चाहिए, तो आपका इशारा तो सीधे बीजेपी की तरफ है कि भाई हमें नुकसान ना हो नोटा से, बीजेपी को नुकसान हो। आप ये कहना चाह रहे हैं। ये नोटा का मतलब ये थोड़ा है कि सत्ता के खिलाफ। भाई अगर कैंडिडेट आपकी पार्टी का भी खड़ा है, नहीं है तो नहीं करेंगे। आप लोगों ने कुछ किया था फीस को लेकर, कुछ बताइए। मैडम जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी, जो भी सत्ता में होगा, सवाल जनता हो या विपक्ष हो, सवाल सत्ताधारी पार्टी से ही पूछा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कूलों कॉलेजों की कमेटी है, आप देखिए उन कमेटी के अंदर जिलाधिकारी भी उसमें शामिल है। उस कमेटी के अंदर हाईकोर्ट के वर्तमान और पूर्व जज भी शामिल है। क्या ऐसे दमदार लोगों के होते हुए, इतने प्रभावशाली लोगों के होते हुए सरकार कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस करती है? इन स्कूलों पे लगाम लगाने पे ये जो अपनी मनमानी करते हैं, इनको मालूम है कि कहीं ना कहीं से ये अपने को मजबूत समझते हैं, ये समझते हैं कि हमारे पे कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो कहना सकती? चाहते हैं कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। क्यों नहीं हो सरकार उनकी कमेटी से ना डरे, सरकार उनके सिस्टम से ना डरे, सरकार को अभिभावकों के साथ खड़े होना चाहिए, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने कहा कि डर लगता है, क्यों ऐसा डर लगता है? स्कूलों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं खड़ी रहती है? क्या है इसकी वजह, जरा ये बता दीजिए। मैंने बताया ना कि स्कूलों की कमेटी जो है, स्कूलों की कमेटी में जो लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, सरकारें उनसे दब जाती हैं। जो सरकार कोई भी हो, मैं कहना चाहता हूं कोई भी सरकार हो, जब सरकार रहती है तो यही प्रभावशाली लोग उनके जो अगर कभी कोई सरकार कोई फैसला लेती भी है तो उन सरकार के फैसलों को बदलवाने का भी काम करती है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सिस्टम को बदलिए या नोटा का बटन दबाकर सबक सिखाइए, अगर ये लोग सोच रहे हैं। देखते हैं होता है क्या, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि पिछले चुनाव की भी हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कद्दावर मंत्री जयंत मलैया, अर्चना चिटनिस, जरा देखिए क्या हाल हुआ। नोटा का बटन दबा तो ये जो मंत्री थे वो अपनी सीट गवा बैठे। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, मनीष राघव जी। रेगुलेटरी बिल जो फीस को लेकर है, ये अगर इसका कोई फॉलो नहीं करता है तो क्या केस नहीं बनता है? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है सरकार? रेगुलेटरी बिल का जहाँ तक सवाल है, इसमें रेगुलेटरी बिल में भी कुछ खामियां हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए था, जिसकी हम लोग को आशा थी कि ज़मीनी स्तर पर होगा, उसमें बहुत खामियां हैं। जो सिस्टम पुराने ज़माने से चला आ रहा था वैसे ही चलता चला आ रहा है। अधिकारी लोग का जो अपना सांठगांठ रहता है स्कूल्स के साथ में, उसकी वजह से जो बेनिफिट इस बिल का नीचे तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है। और बिल में भी अपने कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, क्योंकि उनमें इतना लूप होल दे रखा है, इतना मैन्यूवरिंग हो जाती है कि सरकारी अधिकारी उसका फ़ायदा उठाते हैं, स्कूल उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसको प्लग इन करने के बाद ही हम जो है इसको सकारात्मक रूप से, इसको प्रभावशाली रूप से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, जिसके लिए सारे पेरेंट्स जो है संघर्षरत हैं। अब आप मान कर चलिए कि जब पीछे सर्वे हुआ था 2015-16 में, तो 79% पेरेंट्स ने उत्तर प्रदेश में बोला था कि उनको फी रेगुलेटरी बिल चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फी रेगुलेटरी बिल चाहिए। 1 करोड़ करीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और अगर ये इसको वोट्स में ट्रांसलेट करें तो करीब 3 से 4 करोड़ वोट इफेक्ट होता है सिर्फ इस फीस के मुद्दे पर ही। तो सरकार को चाहिए, बिल बना देने से, सरकार ने बिल बनाया उसका स्वागत है, और पहली बार ही कोई सरकार थी जिसने ये कदम उठाया। बट अब उस कदम को इम्प्लीमेंटेशन की जो इच्छा शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज तक, मतलब 1 साल होने को आ रहा है, ये सॉल्व नहीं होके दे पा रही है। दूसरा क्या होता है, स्कूल्स के पास में काफ़ी धन बल होता है, तो वो कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट में मुकदमों में लटका रहता है, ऐसे समय व्यर्थ होता है इन सब चीज़ों में भी। जबकि पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग फीस की मार भी झेलें, फिर कोर्ट जाएं तो वहाँ पर भी फीस की मार झेलें। तो इस वजह से, क्योंकि वो, और प्लस क्योंकि ये इतना बड़ी लॉबिंग होती है, स्कूल्स के इतने संगठित होते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर सरकार की पॉलिसीज को भी इफेक्ट करते हैं। और जैसे कि इस बिल में भी देखने को लग रहा है कि इन प्रभावशाली लोगों का प्रभाव इस बिल पर है, जहाँ पर इन्होंने कई
लूप होल्स छोड़ रखे हैं जहां से वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, ऐसा मेरा इस बिल में मानना है। जैसे कि एक ही क्लास में 2 बच्चों की फीस अलग अलग, अगर एक बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है, एक बच्चा 1 लाख रुपया दे रहा है, दूसरा बच्चा उसी क्लास, वही टीचर, वही बेंच, वही का 1,30,000 रुपया दे रहा है। प्रेप और नर्सरी की फीस रेगुलेटेड नहीं है, तो अब प्रेप और नर्सरी की फीस स्कूल वाले इतना बढ़ा ले रहे हैं कि जब फर्स्ट में बच्चा आएगा तो उसके जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तब तक फीस इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो स्काई रॉकेट फिगर हो चुकी होगी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि प्रेप और नर्सरी को भी इस दायरे में लाया जाए। और जो एनसीपीसीआर ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है जिसमें 3 साल तक फीस पर कोई वृद्धि नहीं है, उसको अमल में लाया जाए। उससे जो उसमें अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो हमें इस बार फी रेगुलेटरी बिल में समाहित करनी चाहिए, यही मेरा अनुरोध है सरकार से। बिल्कुल अनुरोध है, और अगर माना नहीं तो क्या होगा, ये हम लगातार दिखा रहे हैं। नोटा ना होता तो बीजेपी होती। दरअसल हम जो नोटा बटन दबाए गए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है वो आपको बता रहे हैं। नारायण सिंह पवार 826 वोटों से हारे, जबकि नोटा पर 1481 वोट पड़े। अंतर सिंह देवी सिंह पटेल 932 वोटों से हारे, जबकि नोटा को 2485 लोगों ने चुना। ये कनेक्शन दरअसल हम आपको बता दें, ये हम बार बार इसीलिए मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि फीस का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। आप देखिए नर्सरी प्री नर्सरी की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि पहले वक्त में कॉलेजेस निपट जाता था, उतने में अभी बच्चे की नर्सरी और प्री नर्सरी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इतना ज्यादा अभिभावक परेशान हो गए हैं, इसीलिए अभिभावकों ने तय किया है कि ये चुनाव काफी अहम है, इस चुनाव में वो सरकार को सबक सिखाएंगे। और हम ये बार बार मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसका नुकसान बीजेपी, सरकार बीजेपी की है। लोकसभा चुनाव है, यूपी की 80 सीटें बेहद अहम होती हैं, यहीं से यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। अगर नोटा का बटन दबेगा तो नुकसान बीजेपी को होगा। हमारे साथ मेहमान है, हम उनसे लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि यूपी फीस रेगुलेटरी बिल क्या है, दरअसल उस पर भी नजर डाल लीजिए। वाहन, हॉस्टल, भ्रमण, कैंटीन वगैरह की अगर शुल्क है तो आप इसका पैसा देना ही होगा आपको, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपको खुद नहीं पता रहता है कि ये फीस क्यों बढ़ाई गई है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अब मेहमान जुड़ चुकी हैं सीमा त्यागी, जो कि अभिभावक संघ की अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बाकी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सीमा जी, एक ऐसा मुद्दा जो कि बच्चों से जुड़ा है, अभिभावकों से जुड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले वकील साहब कह रहे थे कि 3 से 4 करोड़ वोट प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि इस बार सबक सिखाने की अभिभावकों ने सोच ली है कि अगर फीस को लेकर सरकार गंभीर नहीं होती है तो हम तो गंभीर है, हम बटन दबाएंगे नोटा का और चोट करेंगे? बिल्कुल सही बात है कि अगर सरकार को वोट की ही भाषा समझ में आती है, सरकार को मुद्दे समझ नहीं आते, सरकार को ये नहीं दिख रहा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बिल्डर माफिया की तरह बिल्कुल शिक्षा माफिया बनते जा रहे हैं और पढ़े लिखे अभिभावक सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, तो अगर सरकार ऐसे नहीं सुनती, वोट की ही भाषा समझती है, तो फिर कम से कम एनसीआर के जो पेरेंट्स हैं वो तो नोटा दबाएंगे ही दबाएंगे। और इससे पहले अगर सरकार समझ जाती है, सरकार ने एक बिल बनाया, बिल में बहुत लूज पोल हैं, लेकिन फिर भी अभिभावकों ने सोचा कि जैसा कैसा भी है इसी को अगर लागू करा दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सरकारी अधिकारी इस बिल को भी लागू करवाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और बिल डिसीजन दिए जा रहे हैं, डीएफआरसी डिसीजन दे रही है और स्कूल उन डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। तो सरकार बेसिकली क्या कर रही है, सब लोगों की एक्चुअल स्थिति समझें तो सब लोगों की मिली भगत चल रही है। बिल बनाने वाली कमेटी की भी, बिल को लागू करवाने वाली कमेटी की भी, और उस पर डिसीजन देने वाले भी सब प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में हैं। और कितने शर्म की बात है कि जिस देश का संविधान हमें ये हक देता है कि 14 साल तक के बच्चे की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और जिस सरकार को अभिभावकों ने इतने मन से, अपनी इतनी इच्छा शक्ति से, पूरे बहुमत से लाया था कि कम से कम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कुछ उत्तर प्रदेश में अंकुश लगेगा। लेकिन मैं इस बात को यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये सरकार उसमें बिल्कुल नाकामयाब रही। अब सीधा सवाल बीजेपी नेता जयप्रकाश पांडे से भी पूछ सकते हैं। सीमा जी, सीधा सवाल आप उनसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि सरकार उनकी है और वो बड़ी बड़ी बातें थोड़ी देर पहले कह रहे थे। नहीं जयप्रकाश जी, मैं आपको असलियत बता दूं कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन असलियत में कुछ नहीं है। पहली बात तो आपकी सरकार ने जो बिल बनाया
उस बिल में ही इतनी खिड़कियां खोल रखी हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए, रास्ते खुले हुए हैं। आप जिस गवर्नमेंट में आप हैं, अगर आपको पता हो, आप अपने सर्वे सर्वा अमित शाह जी के ऑफिस के बराबर में देखेंगे तो आपको ओम पाठक जी का ऑफिस दिखाई देगा, जो डीपीएस की जो सीरीज है डीपीएस गाजियाबाद की, उसके ओनर हैं। जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, मैं यहाँ से कह रही हूँ इस बात को, जितने भी बड़े बड़े स्कूल यहाँ यूपी में फल फूल रहे हैं वो सारे बीजेपी की नाक के नीचे ही हैं। ठीक है, जवाब दीजिए जयप्रकाश जी। आप कहें कि बिल से राहत मिल गई, कोई राहत नहीं मिली। किसी भी स्कूल ने 100 रुपए तक पेरेंट्स के वापस नहीं किए। ये हद तक इनका सवाल ठीक है, लेकिन उसमें दलगत आक्षेप लगाने का मतलब नहीं है। और चांद भाई भी सही कह रहे थे कि शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है और कुछ ताकतवर लोग उसमें प्रवेश कर, आपके साथी हैं वो सब ताकतवर लोग, और दलगत आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि बिल आपकी ही सरकार ने बनाया है। और वो ताकतवर लोग जो हैं वो सब आपके साथी हैं। आपको खाली इलेक्शन वोट से नहीं जीतना, आपको नोट भी तो चाहिए। नोट आपको ये लोग लाके देते हैं, आपको वोट की तो चिंता है ही नहीं। हम आपको यहां बैठे खुला कह रहे हैं कि एनसीआर में बीजेपी खिसक जाएगी अगर इन प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश नहीं लगता है। तो चैनलों को छोड़ के असलियत में आपकी सरकार ने बिल बनाया। आप बताइए कौन से स्कूल ने 100 रुपए पेरेंट्स के वापस किए, वापस हुए? आप जिस डीएफआरसी जो आपने बना के दी, डीएफआरसी कह रही है बिल में कुछ क्लियर ही नहीं है एनुअल चार्ज लेना है या नहीं लेना है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिनके साथ बैठ के मीटिंग करके ये बिल बना है, क्या उन अधिकारियों को नहीं पता कि एनुअल चार्ज इलीगल है? थोड़ा सुनने का भी सब्र रखिए। जयप्रकाश जी, आपके बच्चे भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, आप कितना एनुअल चार्ज देते हैं बताएंगे जरा? भाषण देंगी या तो आप लगातार बोल लीजिए, आप सुनेंगे ही नहीं। नहीं, आपने सेंटेंस बोला ना दलगत आक्षेप, आप दलगत आक्षेप की बात मत कीजिए। ये गुस्सा है अभिभावकों का, जो आप- आपको अभी ऐसा झेलना पड़ रहा है। आप सोचिए ये गुस्सा अगर नोटा बटन दबा तो फिर कैसा क्या होगा? आप दलगत आक्षेप की बात मत कीजिए, क्योंकि आपका जो दल है वो पेरेंट्स की मर्जी से ही सत्ता में आया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जनता में जाइए, एनसीआर की जनता को इकट्ठा करिए और ऐसी सरकार, ऐसे प्रतिनिधि को ले आइए जो आपके सपनों का स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र बहाल करे। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आपका ये कहना है आप कुछ नहीं करेंगे? हम अभिभावक अपनी नौकरियां छोड़ के हम जनता को इकट्ठा करें। एनसीआर भारत नहीं है, एनसीआर ही भारत नहीं है। एक बहुत बड़ा हाशिए का वर्ग है। वहाँ प्राइमरी स्कूल में हमने बुनियादी सुविधाएं दी हैं। प्राइमरी स्कूल की बात कर लेते हैं सर, कौन से प्राइमरी स्कूल में सुविधाएं हैं? प्राइमरी स्कूल में मवेशी बंध रहे हैं। यूपी सरकार के प्राइमरी स्कूलों में बछड़े और बैल बंध रहे हैं, आप जाके देखिए। आप बात कीजिए, कहाँ की बात करते हैं? संभल की करते हैं, मिर्जापुर की करते हैं, खीरी की करते हैं, कहाँ की करेंगे? आप एक सरकारी स्कूल ऐसा दिखा दीजिए जो प्राइवेट स्कूल को बीट करता हो। क्या आपकी सरकार ने एक भी सरकारी स्कूल ऐसा बनाया? आप बताइए कौन सी? एनसीआर नहीं है ना भारतवर्ष, तो एनसीआर से आपको सीटें नहीं चाहिए, इसका मतलब? आप ये बताइए, सुन लीजिए, सुनाइए। अरे भाई, इनको बोलने की बीमारी है क्या? नहीं, आप सुनाइए ना, आपके पास कुछ बोलने को तो सुनाइए। पहले तो भाषा सुधारिए। और बीमारी हमें नहीं है, बीमारी आप लोगों को है वोट की। सम्मान से बात करिए, सुनाइए। सुन लीजिए, प्राइवेट से तुलना आप करेंगी सरकार के कल्याणकारी संस्थानों से। प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो लाभ के लिए स्थापित होते हैं। उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सरकारी स्कूल के टीचर को भी उतनी ही तनख्वाह मिलती है। जैसा बता रहे थे वकील साहब, लाखों रुपया डोनेशन देते हैं, तो वो अलग है। उत्तर प्रदेश की बजट के हालात भी जानती हैं आप। हाँ, बजट नहीं है ना, बजट इतना है कि उसका स्वागत होना चाहिए। और आपने अगर थोड़ा नहीं, स्वागत वाला एक आधा पॉइंट तो बताइए। आप स्वागत वाला एक आधा पॉइंट तो बताइए जिसका स्वागत किया जाए, कारगर होगा। जन जागरूकता चाहिए। आप स्वागत का पॉइंट तो बताइए। अगर एक प्रेशर ग्रुप आप बना लीजिए। ये भारत का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मुद्दा चुनाव नहीं होगा, जाति पे पड़ेगा, धर्म पे पड़ेगा, नेतृत्व की लोकप्रियता पे पड़ेगा। जयप्रकाश जी, मुद्दे चुनाव के आप बनाइए, हम तो आपको मुद्दा बनाकर दे रहे हैं। नहीं मिलेगा। हाँ, इनको जवाब देने दीजिए थोड़ा सा। जयप्रकाश जी, आप तय नहीं करेंगे मुद्दा क्या है? ये जनता जानती है कि असल में मुद्दा क्या है। सरकार को अगर हमने प्रचंड बहुमत दिया है, वोट दिया है, उम्मीद के साथ दिया था, अगर वो खरी नहीं उतर रही है
तो हमें भी नोटा दबाना आता है। मैं आप क्या कह रहे थे? लोकतंत्र के लिए अशुभ है, लोकतंत्र के लिए अशुभ नहीं है, जो काम नहीं कर रही उन पार्टियों के लिए अशुभ है। डर लग रहा है नोटा से? बिल्कुल है, उन पार्टियों के लिए प्रश्न नहीं है। आप विकल्प खोजिए, आप किसी को दे दीजिए, आप एक व्यक्ति को ना दीजिए, दूसरे को दीजिए, लेकिन पूरे उम्मीदवार अयोग्य हैं। ये कौन सी आप सुधरेंगे नहीं, आप लोग सुधरेंगे नहीं। ये नोटा इसीलिए दबा था सबक सिखाने। एमपी में हश्र देखा आपने, जयंत मलैया 6 से 7 बार मंत्री रहे हैं, वो आउट हो गए। चिटनीस का क्या हुआ? कम से कम रेगुलेटरी बिल आया, अर्चना चिटनीस का क्या? आपको क्या लगता है? यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, और अगर आप लोग नहीं सुधरे तो नोटा का बटन दबेगा तो किसका नुकसान होगा? अरे रजनी जी, आप वकील साहब से पूछ लीजिए, शांत रहिए। आप भी सीधे सवाल पूछिए, से पूछ लीजिए। कोई भी कानून पहले आता भ्रूण अवस्था में, समय के साथ उसमें सीमाएं आती हैं, संशोधन होता है, लेकिन अगर जनता एक दबाव समूह के रूप में है तो कारगर होगा। हमें बड़ी खुशी है कि त्यागी जैसी महान है, ये खुद ही हंगामा बर्पा करेंगी, सारे लूपहोल खत्म हो जाएंगे। सरकार चाहे जिसकी आपका कहना यह है जयप्रकाश जी, आपका कहना यह है कि बाकी सरकारों की तरह बीजेपी की सरकार भी तभी कुछ करेगी जब पेरेंट्स हंगामा करेंगे। चलिए, आपको हंगामा ही चाहिए, बिना हंगामे के आप कुछ नहीं कर सकते। जो जनता ने ये सोचा था कि बीजेपी में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, चलिए वो समझदार तरीके से काम करेंगे। की भाषा ही नेता समझते हैं, क्योंकि जब प्यार से बोला जाता है तो कुछ नहीं कहा जाता है। क्या वाकई में नौबत ऐसी ही आ गई कि हंगामा होगा या फिर नोटा का बटन दबेगा? और कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए तमाम दर्शक। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद। नोटा से सरकार को नुकसान। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम स्कूल फीस का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल अभिभावक अब बहुत समझदार हो गए हैं, परेशान भी हो गए हैं कि आखिर जब बिल बनते हैं तो अमल पर क्यों नहीं लाया जाता है, और अगर बिल बने हैं तो फीस कम क्यों नहीं होती है। सरकारें बदलती हैं, फीस दोगुनी होती जाती है। बिल बने लेकिन कमजोर बिल बनाए गए जानबूझकर फायदा पहुंचाने के लिए। इसीलिए उन्होंने सोच लिया है कि इस बार वो दबाएंगे नोटा का बटन, और अगर नोटा का बटन दबेगा तो क्या सरकार यानी बीजेपी को नुकसान होगा। इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। वकील साहब जुड़े हुए हैं, मनीष राघव जी आपका स्वागत है। सीमा त्यागी जी, अभिभावक संघ की अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। ब्रेक के बाद जयप्रकाश पांडे जी बीजेपी के नेता हैं, और सपा नेता फखरुल हसन चांद जी, आपका भी स्वागत है। फखरुल हसन चांद जी, अब आपसे ही सवाल। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ये नोटा का बटन, जब हम कह रहे हैं बटन दबेगा तो सरकार को नुकसान होगा, क्या आप भी यही मान रहे हैं? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये सरकार के लिए ही होता है, सत्ताधारी दल के लिए होता है। ऐसा किसने कह दिया आपको? सरकार को नहीं, लोकतंत्र को नुकसान होगा। आप एंकर हैं, आपको उसकी स्थिति समझनी चाहिए। जयप्रकाश जी, सवाल आपसे नहीं है, अब आप शांत बैठिए और फखरुल हसन चांद जी को सवाल का आंसर, आपसे सवाल नहीं है, सवाल आपसे नहीं है। आप अब थोड़ा शांत रहिए। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सुनते नहीं, सवाल आपसे नहीं कर रहे हैं। आपका नाम फखरुल हसन है क्या?
फखरुल जी जवाब दीजिए। ठीक है बोलिए। देखिए अंजलि जी, सकारात्मक सोच के साथ अगर हम कोई चीज सोचते हैं कि अगर ये सरकार हमें कुछ नहीं दे पा रही है तो हम दूसरी सरकार से उम्मीद करना, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना, इसलिए मैंने कहा था कि नोटा का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नोटा का उपयोग होता है तो ये मैंने पहले भी कहा कि मेरा व्यक्तिगत मत है, इस पे मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक पॉजिटिव सोच के साथ कि अगर किसी ने काम नहीं किया है तो आप दूसरे को चुन सकते हैं, दूसरे को भी मौका देना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात कही थी। मौका आपको नहीं मौका मिला मिल चुका है, 5 साल तो आप भी रहे हैं। बताइए अब इनके वक्त में फीस क्या इतनी ही बढ़ी थी? चांद जी 5 साल तो आप भी रहे हैं। और इस मेन प्रॉब्लम ये है रजनी जी कि कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, एजुकेशन मुद्दा नहीं बनता। प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 साल तो ये भी रहे हैं, उससे पहले भी रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ किया है क्या? अगर कुछ करते तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत से क्यों लाते? अभिभावकों की, जनता की परेशानी ये है कि बाकी पार्टी कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए बीजेपी को लाया गया। मैडम ऐसा है, बताइए आप। और दूसरी रही बात इस बिल में अमेंडमेंट कराने की, अभी हमारे बीजेपी के नेता कह रहे थे, एक मिनट चांद जी सुनिए, आप कह रहे थे ना अभी हमारे बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि बिल में सुधार होता है। जो यूपी गवर्नमेंट ने बिल बनाया, उस बिल को सुधरवाने के लिए हम अखिलेश भाई जी के पास भी गए थे। अपनी ही बात कहना चाहती है, आप मेरी भी सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए, सिर्फ बोलिए। आप सवाल उठा के अपनी बात नहीं कह सकती, आप जवाब भी ले लीजिए। अगर आप सवाल उठा रही है तो जवाब भी ले लीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। हमने हर क्षेत्र में काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो प्राइमरी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उनके भवनों की मरम्मत से लेके आप ये बताइए, भवनों की मरम्मत से फीस कम हो जाती है क्या? रेगुलेटरी बिल आप लेकर आए क्या? आप कौन सा बिल लेकर आए फीस को कम करने के लिए? ये बताइए ना। भवनों से क्या होगा? भवनों से क्या होगा? बताइए। ये तो मुद्दे से ही डाइवर्ट हो रहे हैं, ये मुद्दे से ही डाइवर्ट हो रहे हैं। मुद्दा फीस का है, ना कि सरकारी स्कूलों के भवनों का। वहाँ पे बैल बंध रहे हैं, तो हमने सुधार की कोशिश की थी और आपको कहना पड़ेगा कि हमने सुधार की तरफ एक क्या सुधार किया सर? बिल लेकर आए कौन सा? कितनी फीस कम कर दी? ये जो यूनिफॉर्म बदल जाती है, जो किताबों का प्रेशर डाला जाता है कि आप किताब यहीं से लिए, क्या किया? बिल आया तो है, क्या फीस कम हो गई? यानी आपके वक्त में तो नहीं आया ना? फीस कम हो गई? आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, भवन ही सुधारते रह गए और घोटाले होते रह गए। भवन सुधरे तो घोटाले हुए। ठीक है, वकील साहब आपसे सवाल। थोड़ी देर पहले जयप्रकाश जी कह रहे थे कि भैया बिल बनता है उसके बाद सुधार होता है। ये सुधार कब होगा? मांग तो काफी वक्त से की जा रही है वकील साहब। जो जयप्रकाश जी कह रहे थे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स या हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, तो मेरा ये कहना है कि एज पर लॉ जो इंडिया में एप्लीकेबल है, उसमें कोई भी जो स्कूल है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। प्रॉफिटेरिंग बिल्कुल बैन है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कई बार हाई कोर्ट कह चुका है। सीएजी ने 2010 में 25 बहुत बड़े स्कूल्स का एक सर्वे किया था वहाँ पर दिल्ली में, जिसमें पाया गया था कि ये प्राइवेट स्कूल्स पूरी तरीके से कोई अकाउंट्स नहीं रखते हैं और 10 से 40% प्रति वर्ष के हिसाब से फीस बढ़ा रहे थे। और जहाँ तक कि पिछली जो सपा सरकार थी, 2012 से लेके 2017 तक फीस जो है वो 2.5 गुना हो गई। 40,000 वाली फीस 1 लाख पे पहुंच गई। ऐसा नहीं है। जयप्रकाश जी की नॉलेज के लिए एक चीज और बता दें रजनी, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, वो स्कूल कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। वो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, कंपनी एक्ट के नहीं होते कि जो प्रॉफिट कमाएंगे। आपको शायद मालूम नहीं है कि सोसाइटी एक्ट में एनजीओज रजिस्टर्ड होती हैं, समाज सेवी संस्थाएं रजिस्टर्ड होती हैं। बात मैं नहीं कर रहा था त्यागी जी। थेटिकल तो ये है कि आरटीई एक्ट 2009 है और कोई स्कूल उसमें गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लेता, ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल ठीक बात है, पर वो तो सरकार का काम है ना। सरकार का काम है ना, सरकार कराए ना जो स्कूल। कल्याण सेवा भाव राष्ट्रवाद के तो जयप्रकाश जी सरकार से यही तो चाहते हैं। ये इतनी अच्छी सरकार पूर्ण बहुमत से चुनकर जो यूपी में बनाई थी,
उससे यही तो चाहते हैं कि जो रूल बने हुए हैं उनको लागू करवाएगी ये सरकार, तो लेकिन इस सरकार के नेता भी फेल हो रहे हैं। नकल से मुक्त हुआ है इस बार जो परीक्षा हुई है, आप अगर पूरे यूपी आप मुद्दे से भटकिए मत, आप क्या मुद्दे से मत भटकिए। शक्ति में कोई कमी नहीं है। जयप्रकाश जी, मुद्दे से मत भटकिए। आप ये बताइए, सरकारी स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए क्या किया आपने? आरटी एक्ट की बात की, आपने आरटी एक्ट की बात की। आप ये बताइए, आरटी एक्ट को आप लागू करवा पा रहे हैं अपने स्टेट में? आपने आरटी एक्ट की बात की, क्या उसको लागू करवा पा रहे हैं? ठीक है, आपने बिल बनाया, आपकी हर जगह की डीएफआरसी तमाम लूप हो। ठीक है, एक सवाल का जवाब लेते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं लूप को। सीमा जी रुकिए, एक सवाल का जवाब। जयप्रकाश जी, आप इन सब बातों में ये बताइए, रेगुलेटर बिल जो आपने बनाया उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं स्कूल? और अगर पालन नहीं हो रहा है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार डर रही है क्या? क्यों डर रही है? उसका पालन अभी सेशन शुरू होने दीजिए। उस एक्ट में शुरू हो चुका है। जयप्रकाश जी, एडमिशन शुरू हो जाएगी। सर आप कहाँ हैं? बच्चे नहीं पढ़ते हैं सर, रिश्तेदार नहीं पढ़ते क्या? आपके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते क्या? सेशन शुरू हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। जयप्रकाश जी, चुनाव आचार संहिता लगी है। अच्छा, जयप्रकाश जी, आचार संहिता में क्या स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे? जो भी कमी रहेगी सरकार संवेदनशील है शीर्ष स्तर पे। मेरा जयप्रकाश जी, मैं आपको जयप्रकाश जी एक निवेदन है। अभी आपका घोषणा पत्र आएगा। एनसीपीसीआर ने मिनिस्ट्री एमएचआरडी को एक ड्राफ्ट फी रेगुलेटरी बिल बना के दिया है, जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जितने फी रेगुलेटरी बिल है उसको पढ़ने के बाद एक मॉडल फी रेगुलेटरी बिल किया। हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि जो एनसीपीसीआर जो कि बॉडी है उसने जो ड्राफ्ट बिल बना के दिया है उसको अडॉप्ट कर ले हमारी गवर्नमेंट। उसमें कुछ करना ही नहीं है। उस बिल को ऐसे के ऐसे यूपी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ले। उसमें 3 साल तक के लिए रोक है फीस पे, उसमें 5 साल तक के लिए सिलेबस का है। तो आप ये बात रहा हूं कि आचार संहिता में जो राजनीतिक नेतृत्व होता है मैंने हम आचार संहिता की बात नहीं कर रहे। आचार संहिता में क्या स्कूल नहीं चलेंगे, एडमिशन नहीं होंगे? दबाव देने की स्थिति में आप नहीं, जयप्रकाश जी, तो आचार संहिता में आप स्कूलों को कह दीजिए कि कोई भी एनुअल चार्ज ना ले। बात ऐसी करिए, हम राजनीतिक दल के हैं। जो भी मिनिस्टर होगा वो अपने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पे वो दबावकारी अब बताइए जयप्रकाश जी, आप लोगों के पास हमेशा बहाने होते हैं। उसके पहले हम काम करेंगे, अभी आचार संहिता है, हम कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद कुछ और कहेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, कम से कम काबे का कुफ्र तो टूटा। इतना लचीला रुख क्यों अपनाया आप लोगों ने बिल में? इतना लचीला रुख क्यों अपनाया आप लोगों ने? अच्छा जयप्रकाश जी, एक चीज बता दीजिए, अभी रिसेंटली एक स्कूल का किस्सा है। हमारा संविधान है, हम ही, हमारा समाज भी लचीला है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी एक चीज बताइए, डंडा लेके कम्युनिस्ट शासन करते तो नहीं, डंडा अभिभावकों पे चल जाता है। आपका डंडा अभिभावकों पे चल जाता है। जब अभिभावक अपनी बात कहने मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करा देते हैं। स्कूलों पे आपका डंडा नहीं चलता। जयप्रकाश जी, आप लोग जागरूक, अगर प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं ये खुशी की बात है। हम क्यों बनाए प्रेशर ग्रुप? राजनीति तो आप कर रहे हैं, आप क्यों नहीं प्रेशर डालते? आप सिर्फ जाति की ही राजनीति करेंगे, आप सिर्फ मंदिर की ही राजनीति करेंगे, सहमति होगी इस आप सिर्फ मंदिर की राजनीति करेंगे क्या? कोई राजनीति नहीं है। नहीं तो हम क्यों प्रेशर ग्रुप बनाए? प्रेशर ग्रुप आप बनाओ ना, राजनीति आपको करनी है, नेता आप हो। इसमें मंदिर कहां से आ गया त्यागी जी? नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हैं प्रेशर ग्रुप हम बनाए? शिक्षा भवनों को, हमारी संस्कृति, ये तो विश्व गुरु रहा। हम लोग शिक्षा के सेंटर को सरस्वती माता आप आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं। आप एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि आचार संहिता में कोई भी स्कूल बढ़ी हुई फीस ना ले। आप आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं ना, आप कहिए आचार संहिता में एडमिशन ना लिए जाए। वो आश्वासन आचार संहिता में राजनीतिक नेतृत्व या ठीक है, आप लोग हमेशा यही कहते हैं आचार संहिता यहाँ पर याद आ जाती है इन लोगों को। बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, उस वक्त याद नहीं आती है। पिछले 2 साल से आचार संहिता याद नहीं आई, जब से बिल बना है याद नहीं आती है। ठीक है, बहुत देर से। फखरुल हसन साहब, आप बताइए, ये मामला बहुत अहम है, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, इसीलिए आपको हर का मुंह देखना पड़ा। अब आप लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ करेंगे या नहीं करेंगे आप लोग? मैडम,
मैडम सुन लीजिए, हार का मुंह कैसे देखना पड़ा, कैसे समाजवादी पार्टी हारी, उस पर चर्चा किसी दिन और कर लीजिएगा। आपके सिर्फ एक मुद्दे पे समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं हो गई है, कैसे हुई एक उस मुद्दा पर बहुत चर्चा खास किसी दिन होता है और कर सर। लेंगे। चांद यही जी, होता है। प्रॉब्लम यही तो यही है होता है। कि आप आप लोग छोटा एजुकेशन समझते को हैं। मुद्दा नहीं समझते। आप बहुत छोटा चांद जी, समझते आप हैं ना। लोगों की प्रॉब्लम ही ये है सारे राजनीतिक दल की कि उनको एजुकेशन मुद्दा ही नहीं दिखाई मैडम, देता। ये एक एक करके बोलिए तो मैं जवाब भी दूं। नहीं चांद जी, एक-एक यहाँ करके से बोलिए ना, मैं एक एक का जवाब दे पाऊंगा, दोनों का जवाब चांद एक जी, साथ आप नहीं दे एक ही पाऊंगा। बात का जवाब दे दीजिए। क्या आप इस इलेक्शन में एजुकेशन को मुद्दा बनाएंगे? आप कह दीजिए, अपने हायर अथॉरिटी से आप कहलवा दीजिए कि इस बार सपा जो है वो चुनाव एजुकेशन के मुद्दे पे लड़ेगी, तो हम लोग नोटा ना दबा के आपको ले लेंगे। आप बता दीजिए, क्या एजुकेशन को मुद्दा बनाएंगे? बताएंगे, बनाएंगे आप एजुकेशन को मुद्दा? समाजवादी पार्टी का मुद्दा जाति बिल्कुल जाति पर होता है। जाति पर होता है हमेशा मुद्दा। कुछ नहीं, अभी गठबंधन हुआ है, ठीक है, समाजवादी ठीक है, पार्टी छोड़िए। का हमेशा से मुद्दा। छोड़िए, एक सवाल बताइए। फिर बात, ठीक है, अरे मैडम, अब आप जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से जवाब। हाँ, समाजवादी पार्टी का मुद्दा हमेशा से शिक्षा रहा है। कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुना। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? आप तो? एक भी मैनिफेस्टो दिखा दीजिए जिसमें समाजवादी पार्टी के शिक्षा मुद्दा हो। समाजवादी पार्टी ने चलिए, नकल छोड़िए, कराने का मुद्दा इस बनाया बार था। बना दीजिए। आप लोग इन्होंने तो नकल कराने के लिए मुद्दा बनाया था कि हम नकल करा के पास कराएंगे, ये मुद्दा रहा इन लोग का। कुछ नहीं होगा। सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। देखिए कितने लोग बता रहे हैं नकल कितनी ज्यादा है आपके वक्त में। ये तो नकल कराना इनका मुद्दा था। सुनना नहीं चाहते हैं क्या फखरुल जी? आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते आप क्या? इस बार शिक्षा को मुद्दा बना दीजिए। चलिए, आपने पहले भी बनाया, इस बार शिक्षा को मुद्दा बना दीजिए। चांद जी, ये देखिए मनीष जी, बड़ी हंसी आती है जब कान में उंगली डाल लेते हैं या फिर निकाल के ही कि सवाल। भाई, जो मुद्दे हैं अगर आप सुनेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा? यही तो मनमानी होती है। यही मनमानी है ना। मेरा तो ये कहना है, जहाँ तक नोटा है मैं तो उसका समर्थन नहीं करता हूँ, नोटा का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। हाँ। पर हाँ, जो भी राजनीतिक दल है, जैसे जो भाजपा है, जो भी सत्तारूढ़ दल है, उसको पेरेंट्स की जो वेदना है, संवेदना है, क्योंकि किसी के आसपास इतना समय नहीं है कि वो जाके सड़कों पे धरना दे। अगर कोई सड़कों पे धरना दे रहा है तो मतलब उसकी कोई समस्या है, ये समझना चाहिए राजनीतिक पार्टी को, और सत्तारूढ़ दल को तो खास तौर से समझना चाहिए। यही मेरा निवेदन है जयप्रकाश जी आपसे कि आप जो है अपने चाहे मैनिफेस्टो में चाहे बाद में इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कीजिए और इम्प्लीमेंट कराइए। कितना गंभीर मुद्दा है, शिक्षा का गंभीर मुद्दा है। जैसे ही सवाल किया गया कि आप मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, आप देखिए कान ही बंद कर लिए। नहीं, हम बिल का तो पूरा स्वागत कर रहे हैं। नहीं, देखिए ना, आप बिल लाए, उसका स्वागत है। मतलब ऐसा हैंडपंप ना हो ना जिसमें पानी ना आए। आप तो एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक कानून जो भी बनता है उसमें कुछ समस्या आती है। हाँ, तो वो संशोधन के लिए हम वही कह रहे हैं ना, संशोधन लाइए, अभिभावकों की सुनकर संशोधन के लिए ही तो कह रहे हैं। अभिभावक की बिल्कुल, हम संशोधन की ही बात कर रहे हैं। नहीं, कल होगा शुरुआत। ठीक है सीमा जी, बिल्कुल हुई है, और शुरुआत बिल्कुल स्वागत योग्य है। शुरुआत का स्वागत है। मतलब पिछले 70 साल में किसी ने बिल ही नहीं बनाया यूपी में, कम से कम इस सरकार ने इतनी इच्छा शक्ति तो दिखाई कि बिल बनाया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसकी अपनी बहुत अड़चने होती हैं। सिर्फ आप दोनों से एक सवाल, आप दोनों से एक ही सवाल है, क्या वोट की ताकत से फीस कम होगी? आपको लग रहा है ऐसा? करनी पड़ेगी, अगर नहीं सुनेंगे तो। नोटा दबाने का जो फैसला लिया जा रहा है वो कोई बहुत खुश होके नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कम से कम उन लोगों से तो बेटर है जो इस मुद्दे को सुनना ही नहीं चाहते। जयप्रकाश भाई सुन तो रहे हैं बैठ के, उन लोगों से तो बेटर हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, पिछले 3 साल से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जब से ये बिल आया है, आपको शायद मालूम नहीं है, आप श्री दिनेश शर्मा जी से बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि इस बिल को लाने में, जिनको आप कह रहे हैं ना प्रेशर ग्रुप बिल्ड कर रही है सीमा त्यागी जी, इस बिल को लाने में सीमा त्यागी जी ने लखनऊ के चक्कर काटे हैं। सीमा त्यागी जी ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी है इस बिल को लाने के लिए। लेकिन जो इसमें बदलाव की बात कर रहे हैं, उस बदलाव को आप क्यों नहीं कर रहे? जब पेरेंट्स स्कूल में, जयप्रकाश जी सुनिए, जयप्रकाश जी सुनिए, एक मिनट सुनिए आप पहले। जब स्कूल में, जयप्रकाश जी सुनिए, जब स्कूल में पेरेंट्स कुछ कहने जाता है तो आपके सरकारी अधिकारी पेरेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। स्कूल के खिलाफ आपके लोगों की हिम्मत नहीं है एफआईआर दर्ज कराने की। कितनी ही बड़ी बात हो जाए, लेकिन स्कूल के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहा है प्रशासन। आप समझना नहीं चाह रहे।
जितनी बार मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं उतनी बार उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नेता सिर्फ एजुकेशन को नहीं सुनते, बाकी सारी चीजों को। शिवाजी ये सच है, फारूक जी कहा था कि फखरुल जी को देखिए ना, फखरुल जी को देखिए डिबेट में बैठे हुए सवाल सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक हाल है। नेतृत्व हमारा प्रभावित नहीं है। आदरणीय योगी जी की ईमानदारी और उनकी इच्छा शक्ति दुनिया जानती है। जयप्रकाश जी दुनिया कुछ भी जानती रहे, दुनिया कुछ भी जानती रहे, लेकिन प्रदेश के अभिभावक त्रस्त हैं। स्वार्थी अधिकारी हैं जो ये तो उस अधिकारी पर आप अंकुश क्यों नहीं लगा रहे? आप उस अधिकारी का ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे? उसको डिमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अधिकारी आपके हक में नहीं चल रहे, इसका मतलब आपकी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है अधिकारियों पर। उचित फोरम पे आइए, हमारे संगठन पे आइए। कौन से फोरम पे आना है? कौन से फोरम पे बुलाना चाह रहे हो आप? आपके साथ न्याय होगा। आप कौन से फोरम पे बुलाना चाह रहे हो? आने वाला नहीं है। आप ये बताइए, क्या अधिकारी आपके नेताओं की नहीं सुनते? अधिकारी सुनते नहीं है जन सुनवाई पोर्टल पर। शासन के फोरम 4 है, आप प्रशासनिक स्तर पे जहां हैं एनसीआर में ही देखिए जयप्रकाश जी, एक मिनट सुनिए जयप्रकाश जी, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया। हमेशा संज्ञान में क्या नहीं है? क्या कैसी बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी आप? क्या योगी जी के संज्ञान में एजुकेशन जैसा मुद्दा नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? इसलिए प्रदेश के लोग उसको किसी लोभ में हमारा राजनीतिक नेतृत्व दबाव में आने वाला नहीं है। जयप्रकाश जी, जब आपके मुख्यमंत्री जी पतला निवाड़ी आए थे, 2500 अभिभावकों ने कोशिश करी अपनी बात कहने की, लेकिन योगी जी ने 1 मिनट रुक के नहीं सुनी और एसपी को आदेश दे दिया कि इन सबको जेल के अंदर डाल दो। क्या बात कर रहे हो आप? क्या योगी जी को पता नहीं है कि प्राइवेट स्कूल कितनी मनमर्जी कर रहे हैं? क्या योगी जी को मुझे बताना पड़ेगा जाके 6 दिन की छुट्टी लेके? क्या योगी जी मिलते हैं कभी अभिभावकों से? योगी जी ने आदेश नहीं दिया होगा। योगी जी कभी नहीं मिलते अभिभावकों से, कभी भी नहीं मिलते। अभी भी आए हैं तो अभिभावकों को नजरबंद कर दिया गया है। सीमा जी, अब एक सवाल, ऐसा ना हो कि हमारी डिबेट खत्म हो जाए और कोई इसका हल ही ना निकले। जरा मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या अभी संभव है कि फीस में बढ़ोतरी जो हो रही है वो ना हो, रेगुलेटरी बिल जो है उसे ढंग से लागू किया जाए? क्या चुनाव के पहले संभव है कि नोटा का बटन दबे, उसके पहले एक्शन हो जाए? बिल्कुल संभव है। जो जैसा भी जो एक्ट है, चाहे वो अभी डिफॉल्ट में हो, जितना भी है, अगर इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहे सरकार तो कर सकती है। इसमें कहीं पर कोई आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है। ये आचार संहिता का क्यों बार-बार जिक्र किया जा रहा है? बड़ा जो हंसी आती है हर चीज में आचार संहिता। चीजों से बचने के लिए आचार इसमें जो संहिता का सरकार नाम को ले देते हैं। करना है, जो यहाँ पर DIOS होते हैं, जो DM है, जो कमेटी में लोग हैं, वो लोग सुचारू रूप से, ढंग से, ईमानदारी से काम करें। इतना ही अगर सरकार इंश्योर कर लेगी तो या 60% से 70% ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें आचार संहिता कोई लेना देना नहीं है। सरकार को चाहिए कि DM, DIOS, जो लोग, जिन लोग को आदत पड़ चुकी है प्राइवेट स्कूल की तरफदारी करने की, जो कई सालों से इस नेक्सस में शामिल है, उन लोग को जिले से हटाए, नए लोगों को लाए, ऐसे अधिकारियों को लाए जो प्रेशर बनाते हो। ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल विल तो है, अच्छा, एक बात पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव विल गायब है। मनीष जी, एक बात तो मानी है, अभी बीजेपी के नेता मान रहे थे कि अधिकारी नहीं सुन रहे, लेकिन अधिकारी पर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार का ही काम है ना। सरकार किसकी है? ये सोचिए ना, दूसरों पर डाल रहे हैं आप। सोचिए, सरकार बड़ी है या अधिकारी बड़ी है? वही हम कह रहे हैं ना, ये तो एक्सक्यूज नहीं चल पाएगा ना। अधिकारी को आप टाइट करके रखिए, अधिकारी को ट्रांसफर करिए। भाई जब इतने लोग कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। सिर्फ ये कह देना कि जी ये किसी से प्रेरित है, उससे काम नहीं चल सकता ना। अच्छा सीमा जी, हम सब लोग अभिभावक हैं, बहुत ज्यादा चिंतित है। एक वक्त ऐसा था कि जितनी फीस आज नर्सरी, प्री नर्सरी या प्ले स्कूल में लग रही है, उस वक्त में कॉलेज की पढ़ाई संभव हो जाती थी। अब देखिए, सोचना पड़ रहा है कि भाई किस स्कूल में डालें, समझ में नहीं आ रहा है। ये नौबत जो आ गई है, आप लोग अब कह रहे हैं कि आप नोटा का बटन दबाएंगे। आपको लग रहा है नोटा के बटन से कुछ होगा? एक्चुअली रजनी, नोटा दबाने का तो इसलिए सोचा गया कि जब सरकार सुन ही नहीं रही और सरकार ये कह के टाल रही है कि अधिकारी नहीं सुन रहे, तो कम से कम इस डिसीजन को सुनकर कुछ अकल आए, कुछ सोचें कि हमारे पेरेंट्स दुखी हैं, हमारा वोट बैंक परेशान है। कुछ नहीं करना, उसके लिए आचार संहिता कहीं बार नहीं है। जिस स्कूल के खिलाफ डिसीजन DFRC दे रही है और वो स्कूल डिसीजन नहीं मान रहा, तो तुरंत उसकी मान्यता रद्द कर दे। राज्य सरकार NOC देती है, राज्य सरकार NOC देती है, और राज्य सरकार जब डिसीजन दे रही है
तो ये कहे कि अगर आपने इस डिसीजन को विद इन 15 डेज नहीं लागू किया तो आपकी एनओसी कैंसिल। अच्छा, ये शुरू में बहुत होता है, जब आप जमीन देते हैं किसी भी स्कूल के लिए या फिर अस्पताल के लिए तो बहुत लंबा चिट्ठा होता है कि आपको ये करना होगा, वो करना होगा। जब स्कूल तैयार हो जाता है, स्कूल फीस बढ़ाने लगते हैं, तो वो सारी जो नियम कानून है वो साइड में हो जाते हैं। जयप्रकाश जी, नियम कानूनों पर सरकार चलेगी, अधिकारी चलेंगे कि नहीं? आपके अधिकारी हैं, अगर वो ठीक से नहीं लागू करवा पा रहे हैं इस बिल को तो उनको हटाइए, उन पर कार्रवाई करिए, दूसरे लोग लेकर आइए। क्या नहीं है आपके पास दूसरे अधिकारी? नहीं रजनी जी, वो तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक नेतृत्व सर्वोच्च है। अगर वो अधिकारी उसे कार्यान्वित नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। मैं तो आचरण बता रहा था कि चूंकि ये कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जानेगा कि नौकरशाह जो लोग हैं वो उनकी प्रतिबद्धता संचालक मंडल के साथ है स्कूलों के, वो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो वो अपने अधिकार का दुरुपयोग चतुराई से करते हैं, जिसमें संज्ञान में शासन के आ ही नहीं पाता। जो आता है उस पे चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चतुर नहीं है। जयप्रकाश जी, अधिकारी चतुर नहीं है। जयप्रकाश जी, अगर चोर होते हैं तो पुलिस भी तो होती है उन्हें पकड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर आप? चोर ज्यादा चतुर है, चोर ज्यादा चतुर है। आपकी पुलिस से चोर ज्यादा चतुर हैं। आपकी पुलिस, जयप्रकाश जी, शायद या तो आपको पता नहीं है या आप जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे। आप ये मत कहिए सारा ठीकरा अधिकारियों पर मत फोड़िए। शिक्षा मंत्री भी जब गाजियाबाद में आते हैं तो प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के अध्यक्ष से मीटिंग करके उसकी फोटो खींच के जाते हैं और अभिभावक बाहर खड़े रह जाते हैं उनका इंतजार करते हुए कि हमसे शिक्षा मंत्री मिलेंगे। आपके जितने मंत्री हैं, आप अगर देखेंगे ना, हर कोई किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में है। आपके जितने भी मंत्री हैं, दिनेश शर्मा या हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों की ईमानदारी पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम नहीं लगा सकते, ठीक है, सुनिए, हम नहीं लगा रहे, लेकिन आप सीमा जी, क्योंकि वक्त हो गया है। जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी, जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए। जयप्रकाश जी, मेरा सवाल अगर आप सुन रहे हैं, बताइए, नोटा से बीजेपी को नुकसान होगा या आप लोग को सबक लेना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये नहीं मैं मान सकता। जयप्रकाश जी, हाँ या ना में, नोटा से बीजेपी को नुकसान होगा, आप लोग सबक लेंगे अभी या नहीं लेंगे? किसी पार्टी को नहीं, ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। ठीक है, बस सीमा जी, नोटा का बटन दबेगा कि आप लोगों ने तय कर लिया है या फिर मौका दिया जाए? हाँ या ना में जल्दी से जवाब। अभी आप देख लीजिए इसके पहले। ठीक है, जयप्रकाश जी, दूसरों को बोलने दीजिए। सीमा जी, हाँ या ना में जल्दी से, क्योंकि वक्त नहीं हमारे पास। देखिए, अगर नोटा दबेगा तो 100% बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि बीजेपी उससे पहले संभल सकती है। ठीक है, संभलना भी जरूरी है, संभलना जरूरी है, क्योंकि अगर 2019 में दोबारा से सरकार बनानी है। मनीष जी, आपका क्या कहना है? नोटा का बटन दबना चाहिए या उसके पहले सरकार को जगना चाहिए? नोटा के मैं पक्षधर नहीं हूं, पर सरकार से अपना आग्रह जरूर करना चाहिए और आग्रह पूर्वक करना चाहिए और सरकार को उसको सुनना चाहिए। नोटा के पक्ष में नहीं, सरकार को सुनना चाहिए। फखरुल हसन साहब तो सुन नहीं रहे हैं, वो उन्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने तो चुपचाप। आवाज आ रही है फखरुल हसन साहब, कुछ कहेंगे? निकाल दिएगा फखरुल जी ने दरअसल। अरे आप पहले थोड़ी सी एंकरिंग कर लीजिए मैडम, उसके बाद आपका जवाब देंगे जब आप लोग जवाब सुनना चाहेंगे। और आपकी जवाब, आप लोगों को जवाब देने का मैं समझता नहीं कि इस तरीके की कबाड़ मंडी बना के जो आप बैठते हैं, चिल्लाते हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन आपकी जैसी जो डिबेट होती है, मैं ऐसी डिबेट में नहीं जाता हूँ। डिबेट ऐसे नहीं होती जैसे आपने करवाई है। जो आप समझ सकती है उसको समझिए, लेकिन मुझे आपसे समझने और सोचने की और सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सीखना चाहिए। क्या सिखा रहे हैं आप हमें? क्या सिखा रहे हैं फखरुल हसन साहब? क्या सिखा रहे हैं आप हमें? क्या सिखा रहे हैं कि अगर सवाल आए तो ईपी निकाल के छोड़ देना चाहिए, चुपचाप अपने मोबाइल को? ठीक है सर, अगर जब सवाल किया कीजिए तो जवाब सुनने की हिम्मत रखा कीजिए। जवाब सुनने की हिम्मत रखा कीजिए। सवाल आप सुनने की हिम्मत रखिए। जवाब भी लिया कीजिए। ठीक है, ये नहीं होता है कि आपने सवाल पूछ लिया उसके बाद आप जवाब नहीं लेंगे। ये हर नेता की शिकायत है, ये हर नेता की शिकायत होती है
सुनिए, क्यों हर बुलाते एंकर हैं? से आप कोई नए नहीं है, हर एंकर से नेता यही कहता है कि हमारे सुनते नहीं है। और आपको बता दें, ये डिबेट शो है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आपकी या भाषण नहीं है जो रोकेगा नहीं। मैं नेता बहुत बहुत शुक्रिया फारूक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष राघव जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। सीमा त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जयप्रकाश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सवाल यही है कि आज नोटा का बटन दबाना जरूरी है, क्योंकि ये तय कर लिया अभिभावकों ने कि नोटा का बटन दबाएंगे जरूर, लेकिन अगर उसके पहले सरकार जाग जाएगी तो शायद फीस कम हो जाएगी और नोटा का बटन नहीं दबेगा, यानी बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। देखते हैं होता है क्या। लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप इंडिया वॉइस देखते रहिए।